और एक अच्छा क्वेश्चन इज व्हाई डज ionic size decrease with increasing atomic number? जल्दी से लिख लो. Why does ionic size, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. Why does ionic size decrease? Why ionic size decrease with increasing atomic number in the D series? Decrease with increasing atomic number in D series. ठीक है, तो इसका रीजन है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है. ठीक है, और शील्डिंग पुअर होती जाती है. जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो शील्डिंग पुअर होती जाती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है. सिंपल सा रीजन है. हमें पता है कि अगर कोई भी चीज न्यूक्लियस के साइज से वो कैसे देखेंगे, बाय लुकिंग एट दी अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन. आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते जाते हैं जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और शील्डिंग अंदर की पुअर होती है डी एंड एफ ऑर्बिटल्स की. जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो शील्डिंग क्या होती जाती है, पुअर. और पुअर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, तो इसका जो साइज पे आयनिक साइज पे सबसे अच्छा दिखाई देता है एज कंपेयर टू एटॉमिक साइजेस. ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, size of radii of 5D series are virtually the same as that of 4D series. लिखो ये क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 10 लिखे, size of the 4D series is virtually the same of that of 5D series. 5D and 4D both का size same है. बात ठीक है, इसका आंसर में पूरा लैंथरोइड कॉन्ट्रैक्शन आता है. दैट 4f फिल होने से शील्डिंग और पुअर हो जाती है. तो लिखो साइज ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 है, the size of 5D series is virtually the same as that of 4D series. लिखो why. Size of 5D series is virtually the same of 4D series. ठीक है, मैं वो सारे क्वेश्चन लिखवा दूंगा जो आ सकते हैं, बस यही करने हैं. और इनका आंसर क्या है, 4f के फिल होने से हमने पढ़ा था पोर शील्डिंग बढ़ती जाती है, और हमने ये भी पढ़ा था कि 5 देखो 4s के बाद 3D बढ़ती है और 5s के बाद 4D और 6s के बाद पहले 4f बढ़ता है फिर 5D बढ़ती है. तो 4f को भरना पड़ेगा 5D के भरने से पहले. तो इस वजह से 4f की पुअर शील्डिंग होती है और शील्डिंग पुअर होने से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है. तो इसीलिए जो 5D के एलिमेंट्स हैं और जो 4D के एलिमेंट्स हैं उनका साइज क्या हो जाता है, सिमिलर. तो इसका आंसर होगा लैंथरोइड कॉन्ट्रैक्शन. लिख लिया क्वेश्चन एंड आंसर. आंसर लिख लोगे तुम घर पे, राइट? यस एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. मैंने इससे पहले की क्वेश्चन ग्रुप पे भेज दिए हैं. ठीक है, अच्छा ये भी हम कर चुके हैं. जिंकोनियम हैफनियम हैज सिमिलर साइज. लिखा हुआ क्वेश्चन पहले? यस. लिख लो अगर नहीं लिखा हो तो. क्वेश्चन नंबर 12. जिंकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर रेडियाई. व्हाई? सिमिलर रेडियाई, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ये भी okay. Zirconium, hafnium have similar radii and similar chemical and physical properties. Again answer is lanthanide contraction, क्योंकि zirconium 4D का है और hafnium 5D का है. 4D और 5D का साइज सिमिलर हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, ये भी क्वेश्चन लिख चुके हैं. Why does density increase in the D block elements? ये भी लिख लो. ठीक है, why does density increase in D block elements? Question number 13. Why does density increase in the D block elements? D block में density क्यों बढ़ती है? क्योंकि लैंथरोइड कॉन्ट्रैक्शन से एक तो वॉल्यूम अक्रॉस द पीरियड जाते जाते छोटा हो जाता है, और वॉल्यूम छोटा हो जाता है तो इस वजह से मास तो बढ़ता ही है, तो डेंसिटी ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है. लिख लिया क्वेश्चन एंड आंसर. नेक्स्ट. Why do transition metals exhibit higher enthalpy of atomization? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं. किसमें इन्वॉल्व होते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग. ट्रांजिशन मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों है?
क्योंकि हमने पढ़ा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन का नाम होता है मेटालिक बॉन्डिंग। तो हम बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती है और मेटालिक बॉन्डिंग से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ऑलवेज हाई। ठीक है। अच्छा, in the series scandium to zinc, the enthalpy of atomization of zinc is lowest. Why? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि D10 है। दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। तो इसका क्वेश्चन एंड आंसर लिख लो जल्दी से। व्हाई जिंक, इतना से लिख लो बस। एंथैल्पी ऑफ जिंक इज लोएस्ट, व्हाई? ये क्वेश्चन में ऐड कर लो अपना एक क्वेश्चन के लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 14, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट सर एक सेकंड से एक से ऊपर कर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन साफ साफ लिख लो, ये क्वेश्चन ही काम आएंगे, टीएनएफ ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन एक एक लाइन से क्वेश्चन करा रहा हूं, उससे आगे क्या करा सकता हूं। नेक्स्ट, अच्छा what is the reason for irregular trend in the first ionization therapy of 3D metals? देखो, what is the reason for irregular trend in the first ionization therapy of 3D elements? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, what is the reason for irregularity in of first ionization in the 3D elements? इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका रीजन है 3D0, 3D5 एंड 3D10। तो हम बोलेंगे ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। अच्छा, बस एक बार मुझे याद दिला दो कौन कौन 3D0 में था। स्कैंडियम 3+, ठीक है। और 3D5 में मैंगनीज 2+ और क्रोमियम का एक्सेप्शन नहीं है, Fe3+, Fe3+। और 3D10 में कौन था? Zn2, C+। ठीक है। वो टाइटेनियम वाला हम कब करते थे? जब ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो। पर क्या फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है? हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं ना। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा होता तो मैं लिखता 3D0 में और भी होते हैं, वो होते टाइटेनियम 4+ और वेनेडियम 5+, है ना। पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आयनाइजेशन। अगर मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी में टाइटेनियम लिख दिया मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो लूज होते ही नहीं, 3 ही होते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके अंदर इसका आंसर में लिख लोगे ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, अच्छा व्हाट इज द अच्छा आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 16। Why chromium has low second ionization enthalpy? जल्दी से लिखें। कौन सा द्वारा? Why chromium has low first ionization है? Why? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयनाइजेशन के, हमेशा ही आते हैं। Why chromium has low first ionization enthalpy? क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 4s1 3d5। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसके लिए आसान है, विदाउट द चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई इज फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ जिंक हाई? व्हाई इज फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ जिंक हाई? आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑफ जिंक हाई। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना 4s से मुश्किल रहता है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था जो आसान रहता है, क्योंकि इसकी 4s1 3d5 था
दोनों में वैसे कोई भी चेंज नहीं है 3D का, पर इनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड की बात है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना इजी और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। व्हाई? क्वेश्चन नंबर 17 है, सेकंड आयनाइजेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज हाई। व्हाई? T10 टेस्ट हो जाएगा ना। D5 and P5. 17 question. Why is second ionization of copper and chromium high? तो copper and chromium में high value इसलिए है क्योंकि chromium का D5 होता है, 2 plus क्या होता है 3D5 में आ जाता है। हाई होगी या लो होगी? अच्छा, और chromium second ionization क्या कर रहे हैं? तो Cr प्लस 3D5 में था और Cu प्लस 3D10 में। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, एक और निकालना। एक तो निकल चुका है। सेकेंड आयनाइजेशन इज हाई फॉर कॉपर एंड क्रोमियम ड्यू टू D5 एंड D10 ऑफ Cr प्लस एंड Cu। ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सेकेंड आयनाइजेशन फॉर जिंक इज लोअर। देखिए, second ionization of zinc is lower. Next question, question number 18. Question number 18 क्या कह रहे हैं? Second ionization of zinc is low because दो lose करके it does not change its 3D10. Zinc वैसे Zn plus में क्या था? 4s1 3D10 और Zn2 प्लस में क्या है 3D10। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है और 4s 0 हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, वो भी स्टेबल है। ठीक है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाता है विदाउट एनी चेंज इन दी डी कॉन्फ़िगरेशन। डी में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, third ionization enthalpy of Mn and zinc is high. Question number 19 है? 19 लिख लो। Second ionization, third है। Third ionization of manganese and zinc is high. Third ionization enthalpy of manganese and zinc is high. Reason being वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके D5 और D10 में बैठे हैं। ठीक है, और उनसे एक और निकालेंगे तो वो D4 और D9 में चले जाएंगे। That will complicate। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 19। आगे बढ़े। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। Why is third ionization of manganese and zinc high? Okay. Next, it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for nickel, copper, and zinc. Question number 20. It is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for zinc, copper, and nickel. ठीक है, और इसका रीजन है हाई वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर कॉपर, निकल एंड जिंक। इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर कॉपर, निकल एंड जिंक। व्हाई? इसका रीजन है ड्यू टू इट देयर हायर सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन। लिखो आंसर। It is due to higher value of या higher sum of first and second ionization। First और second ionization इतनी हाई हो जाती है कि तीसरी उसके बाद ये दो तो निकल गया। higher value of third ionization here। It is due to higher value of third ionization here। थर्ड आयनाइजेशन ज्यादा होने की वजह से हम यहाँ पर
थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाता। ठीक है, क्लियर, नोट कर लिया। दोबारा करना। इट इज ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल क्यों है? 1 निकाल लेते हैं, 2 निकाल लेते हैं तो +1 आ जाती है, +2 आ जाती है जीवांशु, +3 क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन बहुत हाई हो जाती है इसमें, इन सब। नेक्स्ट ये हो कह रहे हैं ऑल्दो आयनाइजेशन एंथैल्पीज हमारा ऑक्सीडेशन नंबर को बताती हैं, बट ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है और सिर्फ आयनाइजेशन को देखकर हम कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल तुम पूछो कि वैनेडियम +3 क्यों दिखा रहा है, +4 क्यों दिखा रहा है? अभी हमने पढ़ा है कुछ चीजों में हम बता देते हैं कि G2G स्टेबल हो जाता है और इसमें +D5 स्टेबल होता है, D10 स्टेबल हो जाता है, पर बहुत सारी जगहों पर हमारे पास जवाब नहीं होता आयनाइजेशन से देखें तो। क्लियर, ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, तो अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन पे। लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन लिखा हुआ पहले जरूर पर लिख लो, सारे क्वेश्चन लिख रहे हो तो तुम। लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर टुवर्ड्स द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ सही क्वेश्चन है या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। The lesser number of oxidation states are at the extreme ends. क्वेश्चन नंबर 21 है, 22 है। इसका आंसर भी साथ ही दे रखा है, इट इज ड्यू टू फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज और शेयर, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं टू लूज और शेयर, और टू मेनी डी इलेक्ट्रॉन एंड हेंस फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर एंड जिंक वगैरह। पहले वालों के पास इलेक्ट्रॉन ही कम होते हैं और दूसरों वाले के पास अनपेयर्ड कम होते हैं, तो इस वजह से एक्सट्रीम एंड्स पर ना वो दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं दिखाते दोनों एंड्स पर। सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा मैंगनीज। मैंगनीज ग्रुप नंबर क्या है, कोई बता सकता है? देखो 3 यहां से शुरू होता है, 4 5, 3 से डी ब्लॉक शुरू होता है, 6 और 7, फिर 8 9 10 11 और 12, फिर 13 डी ब्लॉक में चला जाता है और 1 और 2 एस ब्लॉक में होता है। याद है पीरियोडिक टेबल में? तो कौन सा ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है हाईएस्ट? ग्रुप 7 है ना। ठीक है, ग्रुप 7 दिखाता है, और ग्रुप 7 का कौन सा एलिमेंट है? 3D सीरीज का मैंगनीज। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडियम 2 इज वर्चुअली अननोन, व्हाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्कैंडियम 2+ इज वर्चुअली अननोन। स्कैंडियम का 2+ दिखता ही नहीं है, क्योंकि हम ये पहले भी कर चुके हैं। स्कैंडियम इज इन कॉन्फ़िगरेशन, अगर आंसर किसी ने लिखना है तो लिख ले, अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चन और बाद में आंसर खुद सोचेगा। 4s2 3d1 है स्कैंडियम, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं। 2 निकाल लेगा तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि डी में क्या है 1, तो ये 2 निकालने की बजाय क्या निकालेगा? 3 ही निकालेगा, सो दैट वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। सो बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट कम्स इनटू अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर लिख दिया 23। नेक्स्ट, टाइटेनियम 4 is more stable than titanium 3 and 2. Why? Question number 24. Question है, टाइटेनियम 4 is more stable than टाइटेनियम 3 और टाइटेनियम 2. Why? Because टाइटेनियम 4 has noble gas configuration. ठीक है? Next question, question number 25. Only oxidation state of zinc is +2. Why? Only oxidation state of zinc is +2. Why? क्योंकि रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, एक तो पहली बार थर्ड आयनाइजेशन हाई होगी, और रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन विल गिव अ 3d9 configuration which is unstable. क्वेश्चन था only oxidation state of zinc is 2. Why? +2. इसका आंसर है रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन would bring configuration 3d9 which is unstable, so third ionization enthalpy is very high. Question number 26. अच्छा, maximum oxidation state correspond to which value?
मैक्स क्वेश्चन नंबर ज्यादा अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बना पर फिर भी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट correspond to which value? Maximum oxidation state of D block elements correspond to which value? Maximum oxidation state कैसे निकलती है ग्रुप D block elements की? तो हम बोलेंगे it is equal to the S electrons plus unpaired D electron. 4s electron plus unpaired D electron. तो इससे हमें आइडिया लगता है मतलब क्या है अच्छा यहां तक ही लिखा है वैसे तो ये साफ साफ S and D electron sum of S and D electron up till manganese मैंगनीज तक S और D को ऐड करके हमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाती है मैंगनीज की +7 कैसे है 2 S के निकले और 5 D के तो 7 + 7 ठीक है और अगर हम बात करें ऐसे क्रोमियम के D +7 होनी चाहिए थी या नहीं क्योंकि 4s में 1 है और 3D में 5 है तो +6 ठीक है आफ्टर मैंगनीज इसे क्वेश्चन अच्छा नहीं बना पर लिख लिया तुमने लिख लो इसका आंसर है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है तो मैं ये बोल रहा हूँ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ले लोगे तो हम ज्यादा बेटर बता पाते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाली है मैक्स बट इसमें वो तो वैल्यू पूछ रहा है विच वैल्यू वो तो क्वेश्चन मैंने ही बनाया ना वो थोड़ी पूछ रहा है तो 4s तो 4s 2 यानी कि यहाँ पे क्या है वैल्यू कौन से वैल्यू को हम देख के बता रहे हैं तो हम बोल रहे हैं s के और d के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं समझ में आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 give 2 points of difference between लिखो give 2 points of अच्छा क्वेश्चन बनाया है give 2 points of difference between variation of oxidation state in D block and P block elements they give 2 points of difference between variability in oxidation state of variation लिख लो या variability लिख लो of oxidation state in P and D block elements in P and D block elements P और D block में oxidation state की क्या 2 point of difference बताते हैं पहला तो हम पहले पढ़ चुके हैं क्या एक तो यूनिट पेयर इफेक्ट होता है P ब्लॉक में अगर हम P ब्लॉक को कंपेयर करें D ब्लॉक से तो कह रहे हैं P ब्लॉक फर्स्ट पॉइंट heavier oxidation heavier elements show 2 units less than group oxidation number less than group oxidation number P ब्लॉक में जो heavier element होते हैं उनका oxidation number 2 यूनिट कम हो जाता है D ब्लॉक में heavier elements are more stable in higher oxidation are more stable in higher oxidation पहला पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंस क्या है ठीक है क्या कह रहे हैं कि नीचे उसके अंदर P ब्लॉक में हेवियर वाले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं कितना लोअर शो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट्स लेस और ये कौन सा इफेक्ट होता था इनर्ट पेयर इफेक्ट ठीक है और D ब्लॉक के अंदर हेवियर वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज्यादा स्टेबल होते हैं मैंगनीज टंगस्टन और एक और था मॉलिब्डेनम कौन सा सबसे ज्यादा होता था +7 में स्टेबल टंगस्टन क्योंकि टंगस्टन 5D सीरीज का मेंबर है राइट ठीक है अच्छा सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पे लिखा है देखो हाँ तो P ब्लॉक में यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी बाय अ यूनिट ऑफ 2 P ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी by a unit of 2 माने अगर ग्रुप 17 की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +7 +5 +3 +1 ये होती थी
तो 2-2 यूनिट से नीचे चेंज होती थी। और यहाँ पे लिखा है इन कंट्रास्ट विद द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन टू नॉन ट्रांजिशन मेटल, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो यूनिटी से डिफर करते हैं, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक यूनिट से कम होती है। वेनेडियम 5 4 3 2 और पी ब्लॉक में यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है प्लस 2-2 यूनिट्स। तो ये वाली चीज लिखे, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी बाय यूनिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी बाय यूनिटी। समझ आ रहा है? हाँ या ना? सर पी का फर्स्ट वर्ड कर। पी का फर्स्ट वन है हेवी एलिमेंट शो स्टेबल ऑक्सीडेशन, स्टेबल शो 2 यूनिट्स लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? So that means they are stable in lower, heavier elements are stable in lower oxidation. और D block में heavier points नहीं हो जाएंगे, similar points हो जाएंगे। similar क्या difference हुए? क्या same हुआ? उसमें भी हमने ये लिखा कि 2 यूनिट से लेस और उसके नीचे वाले पॉइंट में भी ये लिखा कि वो 2 यूनिट से। ये क्या लिखा है? ये लिखा है, अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, इसको चेंज कर। ये वो नहीं है, तू गलत समझ लिया, कांसेप्ट ही गलत समझ लिया। इसका मतलब है P block का फर्स्ट पॉइंट मान लो heavy elements show are more stable in lower oxidation. Heavy elements are more stable in, हाँ वो समझ, वो कुछ और समझ रही है। ऊपर वाला पॉइंट कह रहा है कि heavier elements lower oxidation number पे ज्यादा स्टेबल है, और नीचे वाला पॉइंट कह रहा है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2-2 यूनिट से कम होती है, ठीक है? और इसके अंदर ये कह रहा है कि ये 1-1 यूनिट से कम होती है। क्लियर है ये पॉइंट? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27 28 ये लिखा वही चीज। molybdenum 6 and tungsten stick 6 is more stable than chromium 6. Question number 28. MO6 and W6 is more stable than CR6. Why? Okay. Question number 28. molybdenum का 6, tungsten का 6 is more stable than chromium का 6. Because अभी हमने रीजन पढ़ा, heavier oxidation number are, जो heavier nucleus है वो stabilizes heavier oxidation state better in D block elements. तो heavier nuclei stabilizes higher oxidation state better. Stabilize higher oxidation number better in the D series. D series में इसीलिए जैसे जैसे ग्रुप नीचे जाता है तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। B ब्लॉक में उल्टा होता था, लोअर की बढ़ जाती है, ठीक है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर हेवियर न्यूक्लियाई स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन नंबर बेटर इन द D सीरीज, ठीक है? इसी का क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म आ सकता है कि डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, बट क्वेश्चन नंबर 29 बना लो, बट MoO3 एंड WO3 आर नॉट। Dichromate Cr2O7 2 minus. Where dichromate is a strong oxidizing agent, but इसी के भाई molybdenum और tungsten जब प्लस 6 में होते हैं MoO3 और WO3, तो वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? टंगस्टन और molybdenum ज्यादा स्टेबल है प्लस 6 में, और कौन नहीं है स्टेबल? क्रोमियम। तो क्रोमियम प्लस 6 में है, प्लस 6 में रहना नहीं चाहेगा, वो नीचे आना चाहेगा, क्योंकि हेवियर वाले प्लस 6 में ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये तो कम स्टेबल होता है। जब ये नीचे आएगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज। इसका भी सेम आंसर, सेम रीजन है। पहले ये लिखेंगे कि पहले इसके अंदर ये वाली लाइन लिख देंगे, क्या? ये वाली लाइन जो पिछले वाला क्वेश्चन है वो उसका फर्स्ट लाइन बनेगी कि molybdenum in 6 and tungsten in 6 is more stable but chromium in 6 is not stable. तुम लिखना चाहो ये रीजन लिख सकते हो, अदरवाइज तुम इतना भी बोल सकते हो कि हेवियर एलिमेंट्स में D जो प्लस 6 है वो ज्यादा स्टेबल होगी, सो क्रोमियम विल रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर्स, ठीक है? समझ आ रहा है? नेक्स्ट, ये भी मैं करा चुका हूं क्वेश्चन पहले, बट 30 क्वेश्चन नंबर 30 बना लेते हैं इसे। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अच्छा, when are transition metal stable in low oxidation state or
जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। व्हेन आर ट्रांजिशन मेटल्स, क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन आर ट्रांजिशन मेटल्स स्टेबल इन जीरो और लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हाइयर ऑक्सीडेशन में तो स्टेबल थे ही बहुत सारे, +7 +6 +5, पर हम कह रहे हैं जीरो ऑक्सीडेशन में कब स्टेबल हो सकते हैं, लो ऑक्सीडेशन में कब स्टेबल हो सकते हैं। व्हेन, जब वो कॉम्प्लेक्स बनाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माने जब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड हो वो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बना सकते। ऐसा कौन करता है, हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, कार्बोनाइल। क्या करता है, कार्बोनाइल। तो हम बोल रहे हैं ये तब हो सकता है जब मेटल अपना ना सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बनते हैं, मैं तुम्हें 11th का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि सिग्मा बॉन्ड तो सब बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड तो सारे लिगेंड बनाते हैं, वो वाले लिगेंड्स मेटल को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज करने के काम में आते हैं, जो पाई बॉन्ड बनाते हैं इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्ड। हाँ, सिनर्जी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये NiCO4 और FeCO4। लिख लिया क्वेश्चन एंड आंसर। सर क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन था, क्वेश्चन है when is a transition metal stable in zero or low oxidation state? आंसर समझ में आया। पहले क्वेश्चन लिखिए, when is a transition metal stable in zero or low oxidation state? हम ये कह रहे हैं ये तभी स्टेबल होता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल, जब वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाए। क्या बनाए? और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड यूजुअली उसके साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, सिर्फ उनमें होता है जिसमें लिगेंड पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाए इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्ड। एग्जांपल इन द मेटल कार्बोनाइल, एग्जांपल इन द मेटल कार्बोनाइल। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 30। अच्छा, दो, एक क्वेश्चन ये लिखो, नेम अ ट्रांजिशन दैट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और नेम टू, अच्छा एक का और एक और लिखो इस चीज से, और यहां पे लिख दें नेम टू डी ब्लॉक एलिमेंट, नहीं नेम, एक और क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन और आंसर नोट कर लो सिंपल। स्कैंडियम +3 क्यों दिखाता है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है? बिकॉज़ वो नोबल गैस में चला जाता है। हाँ या ना? यस। ठीक है, अब दूसरी बात कह रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं और बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि 31 ये है, 32 है, नेम 4 D block elements, name 4 D block elements that do not vary, 5 D block elements that do not show variable oxidation state। ठीक है, तो 5 ऐसे एलिमेंट्स जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएंगे, वो बता दें। ठीक है, तो एक तो वो सारे आ जाएंगे जो ट्रांजिशन नहीं है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, वो तीनों क्योंकि 4s2 लूज करेंगे और 3d10 में स्टेबल रहेंगे, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे? +2। ठीक है, एक और याद रखते हैं, स्कैंडियम, चौथा हो गया स्कैंडियम, और पांचवा सिल्वर। ठीक है, Ag+, जल्दी करो, 5 हो गए, जिंक, कैडमियम, मरकरी इन +2, scandium in +3 and silver in +1. जल्दी से करें। Name 5 D block elements which does not exhibit variable oxidation state. Done. इसका क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the three series of the transition metal exhibit the largest number of oxidation state and why? ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं। हाँ। चलो अब E0 के क्वेश्चन खुद बनाओ, कोशिश करो, शुरुआत करो E0 के। सर आपने 5 वैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, सिल्वर। और अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 32 हो गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 के दो क्वेश्चन बना लो। Why copper has positive E0, और क्वेश्चन में उत्तर why copper is unable to liberate, why copper is unable to liberate hydrogen from acid, दोनों एक ही क्वेश्चन में।
why copper has positive E naught and why it is unable to liberate hydrogen from acid. ठीक है, तो इसका समरी हमने ये बोली थी E naught की कि अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगी और आयनाइजेशन कम तो E naught वैल्यू मोर होगी, मोर पॉजिटिव की तरफ जाएगी, ठीक है ना? हाँ सॉरी नेगेटिव होगी, क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है, नेगेटिव या लोअर होती जाएगी, ठीक है। और अगर हाइड्रेशन बाय चांस कम रह जाए तो E naught वैल्यू बढ़ती जाएगी या पॉजिटिव की साइड पे जाएगी। ये बात क्लियर है? तो अगर हम बोले कॉपर इज अनेबल टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, दैट मींस इसका रीजन है कॉपर की E naught वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए नहीं कर पा रहा। जो नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन की क्या होती है? जीरो। अच्छा, इलेक्ट्रोकेम का कांसेप्ट सिंपल सा ही है, जो जिनकी लोअर होती है वो ऊपर वालों को डिस्प्लेस करते हैं। तो ये याद रखना, यंग लोग पुराने बूढ़े लोगों को जॉब से निकालते हैं। इसी तरीके से जिसकी लोअर E naught है, जिसकी लोअर E naught है वो हायर E naught वाले की जगह रिप्लेस कर सकता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन की H+ है, एसिड्स में क्या होता है? H+ जो है उसकी 0 वोल्ट है, तो हाइड्रोजन से एसिड से हाइड्रोजन कौन निकाल पाएंगे? जिनकी 0 से कम है। तो सारे नेगेटिव वाले एसिड से H+ निकाल सकते हैं, H2 निकाल सकते हैं, पर कॉपर की पॉजिटिव है, क्या है? तो क्वेश्चन यही बन गया कि व्हाई कॉपर हैज पॉजिटिव। चाहे मैं ये पूछूं कि वो H+ क्यों नहीं निकाल पा रहा है, या मैं ये पूछूं कि उसकी पॉजिटिव क्यों है, दोनों का रीजन सेम होगा। और रीजन होगा कि इसकी हाइड्रेशन इज लो, बिकॉज़ इट हैज हायर एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म Cu सॉलिड। फिर से दिखा रहा हूं, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हो तुम, दैट इज एटमाइजेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 प्लस एटमाइजेशन। तो वो कह रहे हैं सॉलिड से 2+ तक जाने के लिए एटमाइजेशन लगेगी पहली, जो सॉलिड को गैस बनाती है, फिर फर्स्ट आयनाइजेशन लगेगी, फिर सेकेंड आयनाइजेशन। उन सब से हाइड्रेशन कम रह जाती है, इट इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये इसका आंसर है। क्लियर है ये पॉइंट? सर इसमें आपने ऐड करवाया था तो करा दिया एटमाइजेशन, है ना? नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर, ये अभी आगे आएगा, मैंगनीज, जिंक और निकल का केस, तो हम वहीं पे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, why Cr2+ reducing plus Mn3+ oxidizing। याद ही करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन जरूर लिख लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि एग्जांपल पे है। अगर Cr2+ रिड्यूसिंग है बट Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D4, तो दोनों D4 है, ठीक है? क्रोमियम रिड्यूसिंग है, माने वो इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडाइज होता है खुद, तो ऑक्सीडाइज होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है। तो क्या है, क्रोमियम D3 बनाता है और मैंगनीज D5 बनाता है। तो क्रोमियम D3 और मैंगनीज D5 क्यों? ठीक है, क्योंकि क्रोमियम T2G में ज्यादा स्टेबल रहता है, किसमें? T2G हाफ फील्ड में, और मैंगनीज D5 में हाफ फील्ड में ज्यादा स्टेबल रहता है। तो दोनों के अपने रीजन है कि ये डॉक्टर क्यों बनना चाहता है और ये इंजीनियर क्यों बनना चाहता है। क्लियर है पॉइंट? याद रखोगे? हाँ जी बोलो। तो इसमें एक को D5 वाली हाफ फील्ड से ले रखा और एक को ऑर्बिटल D2G से, तो डिफरेंट है दोनों, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है, तभी तो ये क्वेश्चन इसलिए है कि याद किया जाएगा। ओके, तो हम ये बोल रहे हैं, तुम्हारी कोई स्कूटी तो नहीं खड़ी किसी की? क्रोमियम के लिए T2G ज्यादा स्टेबल होता है उसके D5 से, और मैंगनीज के लिए D5 ज्यादा स्टेबल होता है उसके T2G से। दोनों अलग-अलग इंसान है, तो दोनों की प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं, दोनों के प्रोटॉन्स अलग हैं, स्टेबिलिटी बहुत चीजों से डिपेंड करती है। तो हमें ये याद करना पड़ेगा, क्रोमियम T2G में ज्यादा स्टेबल रहता है और मैंगनीज D5 में ज्यादा स्टेबल रहता है। दोनों जा सकते थे, ये भी डॉक्टर बन सकता था और वो इंजीनियर बन सकता था, पर एक ये बनना चाह रहा है, दूसरा वो बनना चाह रहा है, तो उसकी मर्जी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये याद कर लोगे, यस और नो? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 लिख लो। अच्छा, ये कर चुके हैं हम? हाँ कर चुके हैं, ये तो कर ही चुके हैं। कॉपर हैज पॉजिटिव E naught वैल्यू y, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, हाँ, why manganese has lower E naught value than expected। क्वेश्चन लिखो, why manganese and zinc have lower E naught value।
क्वेश्चन नंबर 35. Why manganese and copper have manganese and zinc have lower E0 value? अच्छा, E0 वैल्यू को देखने का तरीका क्या था? अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो, आयनाइजेशन 1 प्लस आयनाइजेशन दैट बी 2 प्लस, हाँ, तो इस केस में वो नेगेटिव हो जाएगी या लोअर हो जाएगी. ठीक है, तो पहले हाइड्रेशन को देखने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, है ना. हाइड्रेशन साइज पे डिपेंड करती है, पर साइज को हम कंपेयर कहां करने बैठेंगे, हमें क्या पता साइज का, पर हम किसको कंपेयर कर सकते हैं. तो पहले हम आयनाइजेशन में आंसर ढूंढने की बात बताई थी. ठीक है, मैंगनीज D5 में आ जाता है, किसमें आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके D5 में आ जाता है, और जिंक किसमें आ जाता है, D10. दोनों की सेकेंड आयनाइजेशन लो है. अगर आयनाइजेशन लो हो गई तो भी तो हमारा आंसर बन गया. तो आंसर है इसका बिकॉज of stability of D5 and D10 configuration respectively, their E0 value is low. तीसरा क्वेश्चन 36 क्वेश्चन लिखो. Why nickel has highest negative hydration? Why nickel has low E0 value? Why nickel have low E0 value? निकल की E0 वैल्यू क्यों लो है? और ये E0 ऐसे लिखी नहीं आएगी पेपर में, डरना मत अगर ऐसे लिखे तो Ni2 प्लस Ni ऐसे लिखेगी, है ना, तो इससे डरना नहीं है. अच्छा नेक्स्ट, तो पॉइंट इज दिस कि निकल की क्यों लो है, क्योंकि इसमें हमें आयनाइजेशन में कोई आंसर नहीं मिल रहा, क्योंकि 3D8 है, तो हम आंसर किस पे डाल देंगे, हाइड्रेशन. तो हम बोलेंगे इसकी हाइड्रेशन ज्यादा नेगेटिव. ठीक है, बिकॉज इट्स आयनाइजेशन, इट्स हाइड्रेशन इज मोर नेगेटिव. लिख लिया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. जो केसेस में दे रहा हूँ उसके अलावा ये कोई लाइन छोड़ रहा हूँ मैं, सिंपल. और भी तो हो सकते हैं, वो 4D भी पढ़ा सकते हैं, 5D भी पढ़ा सकते हैं. आप पढ़ने बैठोगे तो पढ़ सकते हो, पर जो केसेस हैं वो सारे करा रहा हूँ, तो तुम्हें पता कैसे लगेगा यही क्वेश्चन जो है. ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे जो है, और कुछ नहीं आएगा. नेक्स्ट, और उसके भी मैंने तरीका बता दिया, जिसमें आयनाइजेशन लग रहा है तो आयनाइजेशन बोलो, नहीं तो फिर कुछ नहीं बन रहा, T2G नहीं बन रहा, D5 नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, तो हम हाइड्रेशन बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, इन एग्जामिनेशन ऑफ नेक्स्ट अब लिखना है E0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. E Sc3+ Sc2+ इज लो, लोअर देन Sc. तो पहले सोचो, भव्य सोचो, स्कैंडियम की 2+ 3+ में से कोई आयनाइजेशन लो होने वाली है, मतलब 2 से 3 में जाने वाली है, थर्ड D0 हो जाए, तो आयनाइजेशन आंसर मिल गया. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, यस, इट्स थर्ड, एज इट हैज लो वैल्यू इज ड्यू टू इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन D0 state. लिख लो, बिकॉज़ इट्स आयनाइजेशन बिकम्स लो. क्वेश्चन था E0 Sc3+ 2+ इज लो. व्हाई? ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, E0 Zn 2+ 3+ इज हाई. जिंक का 2+ 3+ हाई है, क्योंकि 3 में वो जाता है, आयनाइजेशन हाई हो जाएगी. आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, हाई. ये 3+ में D9 में हो जाएगा, और D9 में जाने पे D9 का आयनाइजेशन वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और आयनाइजेशन ज्यादा तो उसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. समझ में आ रही है? अभी नहीं आ रहा, ये वाला नहीं आ रहा. अच्छा, तो मुझे बताओ E0 वैल्यू पॉजिटिव एक्सप्लेन करना है, हाई एक्सप्लेन करना है या लो? हाई. हाई के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम ज्यादा होना चाहिए हाइड्रेशन से, और थर्ड आयनाइजेशन की बात करें क्योंकि यहाँ पर 2+ 3+ है. जब वो Zn2 का होता तो फर्स्ट और सेकंड डायोड करते हैं, अब 2+ 3+ है तो थर्ड आयनाइजेशन का. ये 2 तक तो पहुंचा ही हुआ था, 2 से 3 पे जा रहा है, तो थर्ड आयनाइजेशन देख रहे हैं. तो हम ये देख रहे थे कि जिंक का 2+ में 3D10 है, और अगर Zn 3+ में होगा तो कितना होगा, 3D9 होगा. तो थर्ड आयनाइजेशन हाई या लो? हाई. हाई माने हमारा आंसर जस्टिफाई हो गया. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे? अब D and F चौथी पांचवी बार में. नेक्स्ट
अच्छा लो वैल्यू ऑफ v, अच्छा ये क्वेश्चन लिखो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है ये अभी तो लिख 38 e fe 3 plus fe 2 plus is low, fe 3 plus 2 plus is low, d5 आयरन 3 plus में किस में चला जाता है d5, आयनाइजेशन लो हो गई, दैट मींस e नॉट बी लो। क्लियर है पॉइंट? आज अंशु इसका आंसर बताओ। सर D5 में चला जाएगा ना। fe3 plus d5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और E एक और दे रखा है E नॉट comparatively low value of V is stability of 2 plus 3 plus रेडियल की कंफिगरेशन क्या है 4:3d3, तो दो उधर निकल गया T2G लिखा है। और हाँ, T2G हो जाएंगे। तो E नॉट V 2 plus थर्ड आयनाइजेशन M3 plus तो नहीं होगा ना, वो V 2 plus V plus होगा। V3 plus V2 plus is low, तो यहाँ पे ही गलत लिखा है, वो V3 plus में होगा ना क्योंकि दो मीडियम सर B3 पे तो क्या कहते हैं तो वो हो जाएगा ना। आर्गन 4s2 3d3, तो उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। मैं गलत बोल रहा हूँ? सर जो 2 प्लस होगा 3 बचेंगे और T2G में 3 चले जाएंगे नीचे से। आप फिर तो V2 plus ज्यादा स्टेबल है ये मान लिया है ना, तो वो थर्ड आयनाइजेशन उसकी हाई होगी ना, तो उसकी नॉट वैल्यू हाई होनी चाहिए ना। अब देख लेते हैं टेबल में सर अब पूछते क्या कैसा V2 plus नहीं देख क्या करते हैं। ये जो पॉइंट तो हाई आ गई, हाई है, उन्होंने क्वेश्चन गलत वो वहां पे गलत 0.37 था यहाँ पे -0.37, फिर कितना होना चाहिए था माइनस पॉइंट, ये उससे हायर होगी, फिर -0.41 नीचे हो गई, तो अच्छा कंपैरेटिवली ऑफ लो, तो यहाँ पे होना चाहिए था हाई वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, बाकी तुम देखो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए E V3 plus V2 plus is comparatively higher value, ठीक है, due to stability of V2 plus in the, तो क्वेश्चन लिख लो E V3 plus 2 plus is comparatively high value. Why? V3 plus V2 plus higher है, तो यानी कि थर्ड आयनाइजेशन हाई है क्योंकि सेकंड वो V2 plus में स्टेबल होता है इन T2G। सर सही तो लिख रहे हो। सही तो लिखा ये बात सही लिखिए, ये बात ना सही तो है V2 प्लस की यो तो होगी नॉट V2 plus से V3 plus में नहीं जाएगा, तो V3 प्लस तो बोल ही नहीं रहे हो तो थर्ड पोटेंशियल टॉपिक क्या चल रहा है, सर टॉपिक तो देख पोटेंशियल चल रहा है ना, ठीक है। अच्छा तो लिख लो क्वेश्चन में वैल्यू जिसकी पूछ रहा है उसी की पूछ रहा होगा ना, और अगर ये हो सकता है कि वो V2 plus का लाइन इस क्वेश्चन में आ गई हो सकता है उसकी V2 plus लो हो, वो तो लो लाइन वो टॉपिक कौन से में उस पे डिपेंड करता है, देखते हैं। बट अगर वो टॉपिक V3 plus में लिख दिया तो वो कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं, सर बट अगर वो पेपर में आएगा तो वो तो उसमें टॉपिक गिवन आएगा होगा, ना, उस पे वैल्यू गिवन होगा, और उसकी इनफैक्ट इतनी कोई नेगेटिव है
नेगेटिव तो है, लो तो है सब लो तो है, ठीक है। तो या तो उन्होंने लाइन इधर से उधर कर दी है, ठीक है, या फिर और V3 प्लस हाई, तो इसके दो क्वेश्चन बना लो। तो V2 प्लस हाई वाले का आंसर बता दो, दो क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, है ना। तो एक क्वेश्चन ये दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, तो इसकी E नॉट V V3 प्लस V2 प्लस जो हम लिख रहे थे वो कंपैरेटिवली हाई है, और इसकी V2 V2 प्लस विल बी लो, ठीक है। दोनों का रीजन क्या होगा कि T2G हाफ फिल्ड होने की वजह से, ठीक है। क्लियर है भाई? यस एवरीवन, ऑनलाइन है बच्चे? Yes, sir. नेक्स्ट, Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पे आ गए? 39 हो गए। Highest oxidation number is achieved with TiX4 when +7 is not represented by simple halides, but ठीक है। तो +7 oxidation state of Mn is not represented by simple halides. Why? But MnO3F is not. लिखो जल्दी से क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन के आगे y, इस लाइन के आगे y लिखो। +7 is of Mn is not represented by simple halides. मल्टीपल बॉन्डिंग ना होता है। हाँ, इसका आंसर हमें आगे मिलता है ड्यू टू एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन नंबर exceeds that of फ्लोरीन। कोई ये क्वेश्चन नेक्स्ट बना लो, वाई? ये दोनों सेम ही क्वेश्चन के आंसर है। ये क्वेश्चन में आगे है बट Mn O3F इसमें। हाँ ये भी डाल दो तो क्वेश्चन में याद हो जाएगा कि MnO3F मिलता है। आंसर है, ये इसका आंसर है। नहीं, इसका आंसर भी है और ये नया क्वेश्चन भी है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ये क्या था? 30 ये 40 है। 40 था और ये 41 हो गया। फिर उसका आंसर क्या है? 40 क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्वेश्चन नंबर 41 है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। तो कोई भी फ्लोराइड में +7 मैंगनीज में दिखता ही नहीं जब तक ऑक्सीजन साथ नहीं आता, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, जो फ्लोरीन के पास नहीं। अब पास के क्वेश्चन करें, हमें तो चलते या कंप्लीट करें इसे DNF को। सर या आज complete अब हाफ एन अरे, अरे, आवर कंप्लीट करो। हां, सर ऐसे Sir, तो sir, डिलीवरी ability of ore to stabilize higher oxidation number exceeds that of fluorine. मल्टीपल बॉन्ड बिकॉज़ ऑक्सीजन है। सर हाँ सर, और भी क्वेश्चन है। सर एक का हमने आया था, आज दो हो गए। देखो जो रीजनिंग थे ना, जो लाइन टू लाइन थे वो निकल गए। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो तो बहुत इजी से आएंगे, जो कलर्ड कंपाउंड्स, वाटर इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऐसे वाले। और इसके आगे आया था अपने कार्बोनिल वायर एबिलिटी टू बॉन्ड। ये लिख लिया, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन नंबर एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन। व्हाई? तो इसके अंदर हम पॉइंट्स देते हैं, वो आगे आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर दिखा दूंगा सर अब 5 ये रहा। फ्लोरीन की एबिलिटी होती है बेस्ड अपॉन हायर लैटिस एनर्जी, हायर बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये चीज, ये आंसर नंबर 41 है। क्या है? 41 ना 42? 41 जो भी चल रहा है। तो हायर लैटिस एंथैल्पी और हायर बॉन्ड एंथैल्पी से कौन स्टेबलाइज करता है? फ्लोरीन। और ऑक्सीजन में एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल। तो ऑक्सीजन का ये आंसर में लिख लेंगे। सर ऐसे तो ये वाला क्वेश्चन में फ्लोराइड इज देयर इंस्टेबिलिटी कौन सा? नीचे से सेकंड करा रहा हूं, पहुंच तो। पर इसका रीजन नहीं है, रीजन है हाँ आपने लिखवाया था बिकॉज़ दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। पर इसका डायरेक्ट बुक नहीं दिया तो मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला, ऑल Cu2 halides are known except iodide, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पूरा आंसर कौन? कॉपर के सारे आयोडाइड पता है 2 वाले, CuBr2 पता है, CuCl2 पता है, CuF2 पता है, पर CuI2 नहीं पता। क्यों? इसका रीजन कहीं लिखा हुआ है तुमने, दोबारा लिखना है। Because Cu2+ oxidizes the I- to I2।
कॉपर 2+ की ऑक्सीडाइजिंग नेचर आयोडाइड से ज्यादा है, तो वो उसको ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना देता है। क्या बना देता है? और इस प्रोसेस में खुद वो CuI बन जाता है और वो डाइमराइज होके Cu2I2I is known but Cu2I2 is not known. Again same question. Cu2 ठीक है, अगर Cu2I2 मिलता है पर Cu2I2 नहीं मिलता, क्योंकि Cu2+ आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बनाता है। रिएक्शन लिखनी बहुत जरूरी है। तो CO2I2 वाला का सेम है। हाँ, सेम रीजन है। Why Cu2I2 is known but Cu2I2 is not. Same question. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पास्ट ईयर करवा दो। बोलो पास्ट ईयर कराऊं, बोर हो गए हो तो सर ये पूरा करा दो। और फिर अमाइंस भी रहता है, शुरू करने तो DNF की टेंशन तो हटेगी ना, फिर हम अकल अमाइंस भी करना है करने हैं। सो डेट फिर एंड में जितना भी टाइम मिलेगा पास्ट ईयर सारे करा दूंगा, जो भी आ रहे हैं पिछले 5 साल के तो करा ही दूंगा, ठीक है। और क्योंकि वैसे भी हमारे सर बचे कितने दिन बचेंगे? फिर कल 4 दिन तो बचेंगे, तो हो जाएगा 4 घंटों में। चलो नेक्स्ट कंप्लीट करो। बता क्या देख रहे हो? कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन जब उसमें आएंगे पास्ट ईयर में तो टाइम बचेगा ना, है ना। DNF तो आता ही होगा, ठीक है, और अमीन्स भी। Copper 1 compounds are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation. Why? ठीक है, क्योंकि कॉपर प्लस कॉपर 2+ में चला जाता है और कॉपर 2+ में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज ग्रेटर ड्यू टू, इसका आंसर है क्वेश्चन था ये, सर बोलता है कि क्या है इसका आंसर है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। सर पहली बात, कॉपर +1 स्टेबल नहीं होता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉपर प्लस, जब कॉपर 2+ बनता है इस प्रोसेस में बहुत सारी हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलती है, तो कॉपर प्लस बन जाता है कॉपर 2+, और हाइड्रेशन एंथैल्पी माधव इतनी होती है कि उसकी सेकेंड आयनाइजेशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी चाहिए होती है वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। बताओ दोबारा। तो कॉपर जो होता है बड़ा आयन है, जो जितना चार्ज कम होता है उतना साइज बड़ा होता है। तो कॉपर प्लस का साइज बड़ा है, कॉपर 2+ का साइज, जो छोटे साइज के आयन होते हैं वो ज्यादा अच्छे से हाइड्रेट होते हैं। वो क्या होते हैं? हाइड्रेट ज्यादा होते हैं, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी जो रिलीज करते हैं वो एनर्जी ही इनको +1 से +2 करने के लिए यूज कर ली जाती है। तो ये लिखा हुआ है कि कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल है कॉपर प्लस से, बिकॉज इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, और जो कि कंपनसेट कर देती है या वो प्रोवाइड कर देती है उसके लिए सेकेंड आयनाइजेशन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी चाहिए वो हाइड्रेशन से ही मिल जाती है, तो 2+ में रहता है। क्लियर है भाई? नोट कर लिया एज इट इज इक्वेशन और आंसर ये वाला। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आएंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्कैंडियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड क्लोराइड के ग्रुप में। सर इसमें आपने एक और क्वेश्चन बनवाया था, सर ये एक्वस में इसकी हाइड्रेशन ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ aqueous rather than वो सेम ही है ये वाला, जिसके आंसर में आ गया। हम बोलो क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन है। हाइड्रेशन की एक्वस में इसकी हाइड्रेशन ज्यादा है, तो उसमें Cu+ बड़ा होता है, Cu+3D 3D10 हो गया वो। हाइड्रेशन को उससे थोड़े देखते हैं, आयनाइजेशन को देखते हैं। सर एनालिसिस लगेंगे उसमें। आयनाइजेशन में तो मान रहा हूँ कि 3D10 था और ये 3D9, तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगनी है, पर वो भी हाइड्रेशन दे देती है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ नेक्स्ट Mn+7 में क्यों रहता है? ये वही है सेम। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन और ज्यादा अजीब था, ये वाला भी याद रखना है कि हाउ वुड यू अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एग्जांपल 8.5। लिख लो क्वेश्चन, एग्जांपल्स तो सॉल्व नहीं है, ये तो ऐसे से आ जाएंगे। वो कह रहे हैं बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग इनमें से कौन है, और ये बता रहे हैं कि ये है, बताओ क्यों है।
तो उन्होंने बहुत वेग सा आंसर दिया, उन्होंने बोला जो इसमें के नीचे जाते हैं उसकी स्टेबिलिटी से देखते हैं। तो MnO4 माइनस एल्कलाइन मीडियम में जाता है Mn2+, क्रोमियम एसिडिक में जाता है Cr2+, और वेनेडियम भी 2+ में जाएगा क्योंकि इसका T2G3 हाफ फिल्ड होता है ना। तो ये तीनों जाएंगे किसमें 2+। Mn जो है वो 3D5 है और क्रोमियम 3D4 है और वेनेडियम 3D3 है। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वेनेडियम का 2+ से ज्यादा Cr का 2+ से ज्यादा स्टेबल होता है और Cr2+ से ज्यादा Mn2+ ज्यादा स्टेबल होता है। तो जिसमें वो जाएंगे वो उसके बेसिस पे बताते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका ज्यादा है। तो इट्स लाइक जैसे हम एसिड का एसिडिक कैरेक्टर कॉन्जुगेट बेस से बताते थे स्टेबिलिटी से, याद आ रहा है। सिमिलरली इनमें से कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है वो देख के पता चलेगा कि जिसमें ये रिड्यूस होके जा रहे हैं वो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो Mn2+ मोस्ट स्टेबल है इनमें से, तो इसीलिए MnO4 माइनस सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट होता है थोड़ा वेरी, हमने कंपेयर किया उसको और उसके ऊपर से सर अगर हम वेनेडियम का ही V का 3+ और V2+ देख रहे हैं, वेनेडियम का T2G हाफ फिल्ड ज्यादा है ना, ये बात है। और अब हमने कभी ऐसे तो कंपेयर नहीं किया कि वेनेडियम का 3D3 और क्रोमियम का 3D4 में क्या ज़्यादा है। तो उसमें ये मैं मान रहा हूँ इसमें T2G हाफ फिल्ड आएगा, पर हर एक चीज़ हमने बोला था स्टार्टिंग में कि आयनाइजेशन थेरेपीज और ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है ये सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और उन्होंने साफ साफ लिख दिया इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीशीज। मतलब अगर ये ऑर्डर है ये ज़्यादा स्टेबल है, ये उससे कम, तो हमें ये याद करना है। हाँ बोलो क्या कहते थे जो ये वाला 8.5 का इंटेंशन ये हम कर चुके हैं। इसमें आपने समझा दिया था, वो समझ आ रहा था, बट इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, मतलब आंसर कैसे लिखेंगे? Due to stability of 3D0 which is empty, 3D5 half filled and 3D10 full filled configuration due to exchange energies लिख लो, इसके अंदर डाल दो और एग्जांपल डाल दो। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लिखवा भी चुका हूँ, है ना। इस शुरुआत इससे करी थी कि इरेगुलरिटी क्यों आती है आयनाइजेशन एंथैल्पीज में 3D0, 3D5 और 3D10 की वजह से। नेक्स्ट, अब केमिकल रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल केमिकल रिएक्टिविटी नोबल। अच्छा टाइटेनियम नीचे बन रहे थे इसके क्वेश्चंस। ये भी हम कर चुके हैं सारे क्वेश्चन। ये वही चीज़ बता रहा है कि ई नॉट वैल्यू लेस नेगेटिव क्यों हो जाती है, क्योंकि सम ऑफ आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ता जाता है। फिर हम पढ़ चुके हैं मैंगनीज की कम क्यों है, ड्यू टू D5, जिंक की ई नॉट वैल्यू कम क्यों ड्यू टू D10, और निकल की क्यों है क्योंकि हाइड्रेशन का। ये वही क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन ऑफ ई नॉट वैल्यू रिडॉक्स कपल सो दैट ये याद रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हिच आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। 3D सीरीज में क्वेश्चन लिख लो, which are strongest oxidizing agents in the aqueous solution in 3D series। तो इसका आंसर है Mn3+ और CO3+। which are strongest reducing agent in the 3D series, Ti2+, V2+ and Cr2+। इन सब के Y का आंसर तुम खुद दे सकते हो। क्यों? Mn3+ में रहना चाहेगा नहीं, किसमें रहना चाहेगा 2+। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, खुद रिड्यूस होगा, एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कर पाओगे एक्सप्लेन? CO कोबाल्ट का क्या है, 3D7 है, फिर उसकी हाइड्रेशन से रिलेटेड होगा। पर हमें याद रख लेते हैं Mn3+, CO3+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा ये क्वेश्चन कर लिए थे। फॉर द फर्स्ट टू ट्रांजिशन मेटल एक्सप्लेन द इरेगुलरिटी इन द अबव ग्राफ। हो गया ई नॉट वैल्यूज में जो इरेगुलरिटीज है उसको एक्सप्लेन करो। हम पढ़ चुके हैं इरेगुलरिटीज आती है ई नॉट वैल्यू में मैंगनीज इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, जिंक एंड निकल। ये था ना, निकल में नहीं आया था, निकल भी नहीं है, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड।
माइनस CO में आया था, रेमन में आया था। थोड़ा सा था। निकल में था पर थोड़ा सा था, और वो ऑब्जर्व वैल्यूज में था, कैलकुलेटेड में नहीं था, ऐसा था ना। हाँ। हाँ, तो -0.44, -0.28, और इसको ऊपर जाना चाहिए था, पर ये गया कहाँ था, थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर गया, ऐसे था ना, याद आया। तो हम इसके अंदर वो लिख सकते हैं मैंगनीज की मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड है, निकल की मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड है, लिखा है एनसीईआरटी ने, हमने अभी क्वेश्चन बनाए थे, लिखा था कि नहीं, बोलो वो नीचे यार मैग्नीशियम और वैनेडियम लिखा हुआ है। क्या लिखा है, विच आर रिलेटिवली मच लेस फॉर मैंगनीज एंड वैनेडियम। और E0 हमने वैनेडियम की तो अभी करी थी, क्वेश्चन आया था वैनेडियम का, जिसमें V2+ V वाला जो था मोर नेगेटिव था, उसमें वैनेडियम का भी डाल देंगे। हमने क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड हो गए थे, मैंगनीज, जिंक, निकल तो थे ही, उसके अलावा वैनेडियम को भी इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, कर लेंगे इरेगुलरिटीज एक्सप्लेन। नेक्स्ट, why is E0 value much more positive than Cr3+, Cr2+, Fe3+, Fe2+? अच्छा, ये थर्ड आयनाइजेशन है, वो सॉरी थर्ड आयनाइजेशन वाले केसेस याद है। थर्ड आयनाइजेशन में हाई होती है। इसकी हाई होती है क्योंकि ये D5 को चेंज नहीं करना चाहता, क्रोमियम की लो होगी, क्रोमियम 2+ में 3D4 में है, और वो 3+ में अभी हमने दिया T2G में चला जाता है, किस में जाता है, T2G3 में, अभी हमने किया था पीछे वाले क्वेश्चन में, और Fe 3D5 में चला जाता है। तो इन दोनों की लो होगी और इसकी एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, लास्ट, अब खत्म कर देंगे बस, इसके बाद तो मैग्नेटिक थ्योरेटिकल रह गया टॉपिक, बस जितना दिमाग खर्चना था वो हो चुका है। ठीक है, why is highest oxidation state exhibited by oxide and fluoride only? फ्लोराइड के 2 पॉइंट्स हैं, हाई बॉन्ड एंथैल्पी, हाई लैटिस एंथैल्पी। ऑक्साइड के 3 पॉइंट हैं, हाई बॉन्ड एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी एंड एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स। Which is stronger reducing agent? अब तुम अपनी लिस्ट में से देखो, Cr2+ ज्यादा stronger reducing agent था, क्योंकि वो खुद T2G3 में जाना चाहेगा और वो एक्ट करेगा एज ए स्ट्रॉन्गर एजेंट। ठीक है, हो गए खत्म। दिमाग लगाने वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, अब बस रह गए हैं ओवरऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, कलर। क्या करें, 5 सर मिनट जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलर कंप्लीट करते हैं, हिम्मत करते हैं, कोई बात नहीं, 15 मिनट है, DNF को निपटाते हैं। ठीक है, सर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, जिनके पास अनपेड अभी इलेक्ट्रॉन यार लोग क्या, किसने कहा था अच्छा ये वाला टॉपिक कोऑर्डिनेशन और इसमें मर्ज हो जाता है, कोऑर्डिनेशन में भी ये सब सेम पढ़ते हैं और DNF में भी। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कर लो तो 2 जगह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बात नहीं नहीं कर लेगी तो कोऑर्डिनेशन भी कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन कब करेगा फिर? अच्छा, क्वेश्चन लिखो why अब सब सोचना नहीं है कुछ, 3D0 3D खत्म, दिमाग को थोड़ा फ्रेश करो। क्वेश्चन है why transition metal form so many coordination compound due to the small size of the metal ion, high ionic charge and availability of d orbital। 3 रीजंस है। क्वेश्चन लिखो why transition metals form coordination compound। coordination compound बनाते ही क्यों है ये? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं ड्यू टू 3 रीजंस बोल रहा है। स्मॉल साइज होता है इनका, इनके आयन का, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हाई आयनिक चार्ज, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़ाई है, इनका d ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें लिगेंड का लोन कर रहा है। 3 पॉइंट्स जल्दी से लिखें, कहीं मिलेगा नहीं, कोऑर्डिनेशन में भी नहीं मिला था, यहां जाके मिला। Why transition metal form so many coordination compounds? लिख लिया, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 46। चलो अच्छी बात है, 100 तक तो नहीं पहुंचेंगे, मुझे लगता है 60 तक हो जाएगा, 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जल्दी हो जाएगा, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, why transition metals are good catalyst? Why transition metals are good catalyst? जल्दी से लिखें, why transition metals are good catalyst?
सर इसका ये पूरा पैराग्राफ है। और इसका एग्जांपल याद रख सकते हो प्लीज। एग्जांपल वेनेडियम कौन से प्रोसेस में यूज होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आयरन किसमें यूज होता है? हार्बर प्रोसेस। और निकल यूज होता है इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये लिख लो जल्दी से इनके एग्जांपल्स पढ़ो। निकल कौन से में यूज होता है? निकल होता है हाइड्रोजनेशन, एल्कीन को एल्केन बनाना, याद आ रहा है? और कॉन्टैक्ट प्रोसेस थोड़ा बहुत शायद पी ब्लॉक में पढ़ा था, याद है? H2SO4 वाला। और हार्बर प्रोसेस N2 + H2 gives NH3। तो इन सब के कैटलिस्ट जो थे, हाँ बोलो। सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें मैटर करेगा ना? हाँ वो आगे आएगा। क्योंकि ये कैटलिस्ट है। अभी तो मैं एग्जांपल दिए हैं, अभी उसका रीजन नहीं दिया क्वेश्चन का, ये एग्जांपल थे। गिव एग्जांपल्स वेयर ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो 3 एग्जांपल हो गए हमारे पास, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलें। इसके आंसर में ये लिखेंगे ये 3। नहीं एग्जांपल है, बोलता हूँ अभी आंसर लिखना है इसका। अच्छा इसका आंसर है सही पर पैराग्राफ इसका आंसर है। नेक्स्ट 2 पॉइंट देखते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और एंड सरफेस स्टेट, 2 चीजें। इसका आंसर में 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, ट्रांजिशन मेटल कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका एग्जांपल 2 ये लिखेंगे, ये ओवरऑल रिएक्शन और ये मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है कि हाउ डज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हेल्प इन कैटालिसिस। तो देखो आयरन जो है ये एक रिएक्शन है जो ओवरऑल रिएक्शन स्लो होती थी। कैसे होती थी? स्लो। जब आयरन आता है इसको फास्ट कर देता है। क्या करता है वो आयरन? I- को I2 बना देता है, अकेले सारा काम खुद ही कर देता है। इसको इससे रिएक्ट नहीं करने देता, आयरन इसको I2 बना देता है और इसको SO4 बना देता है। और ये कैसे करता है? Fe3+, पहले Fe2+ बन जाता है, फिर Fe2+, फिर Fe3+ बन जाता है। इस प्रोसेस में आयरन ये सारा काम करके उसको फास्ट कर देता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे इट्स लाइक टेक एंड ड्रॉप सरफेस, तो उसने यहाँ से उठाया अब किसी को और सॉकेट ड्रॉप किया और सॉकेट से उठा के वापस लाया, वो तो ऐसे ही रह गया, वापस वहीं आ गया। पर इसने दूसरे को, दोनों को ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसको उधर भेज दिया और उसको इधर ले आया। तो ये प्रोसेस पॉसिबल होता है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो व्हाट इज द रीजन व्हाई दे, और सेकंड पॉइंट है सर इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द कैटालिस्ट। ठीक है, और इसके आंसर में अगर मैं एक्सप्लेनेशन लिखता हूं तो हमने ये शायद उसमें भी पढ़ा था पर वो डिलीट हो गया टॉपिक कैटालिसिस। जितना सरफेस मिलता है उतना ज्यादा रिएक्टेंट सरफेस पे एब्सॉर्ब होगा और उतने बॉन्ड फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर नोन फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी? 2 रीजन, सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल क्वेश्चन आंसर। और ये इक्वेशन जरूर लिखेंगे, याद करके जाएंगे इक्वेशन जल्दी से। सब वो भी लिखने की एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देता है, वो भी लिखिए। ये वाले पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो तुम, सेकंड वाले सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एंड लोअर्स द एक्टिवेशन। नहीं, ये सरफेस देता है तो यहाँ पे रिएक्टेंट आके एक दूसरे से मिल पाते हैं। नेक्स्ट हो गया कैटालिटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अच्छा मुझे आंसर बताओ व्हाई दे फॉर्म सो मेनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? Small size, high ionic charge and availability of d orbital. Why they form? Why they are good catalysts? The reason? Good variable oxidation number, large surface area, और इसी के अंदर लिखता है low activation energy. वो activation energy को क्या कर देता है? Lower. ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, interstitial compounds क्या होते हैं? ये as it is learn कर लोगे? What are interstitial compounds? Interstitial compounds are formed जब छोटे-छोटे atom किसी लैटिस, बड़े-बड़े लैटिस में फंस जाते हैं, और वो क्योंकि बराबर नहीं फंसते, जैसे फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है एक के अंदर 2 ही, 2 के अंदर 3 ही, तो इनका जो वो होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक भी बना सकते हैं, इसमें स्टोइचियोमेट्री मेंटेन नहीं रहती। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेटल से भी हाई हो जाता है, ये वेरी हार्ड हो जाते हैं, मेटल की कंडक्टिविटी रहती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे और दे आर केमिकली इनर्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर What are interstitial compounds? ये अपने properties हो जाएगा। Next, alloy formation। ठीक है, alloy formation में एक पॉइंट याद रखना है, alloy जो होता है एक homogeneous mixture होता है। क्या होता है? What are alloys and what is the condition required for alloy formation?
What are alloys and what is the condition required for alloy formation? Alloys homogeneous solids होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा इसकी कंडीशन ये है कि 15% ये लिखा, अलॉयज वही बनाते हैं जिनका दो मेटल्स का एटॉमिक रेडियस 15% के अंदर अंदर आना चाहिए, मतलब ये 15% बड़ा, ये 15% छोटा। नहीं कुछ कटर तो नहीं है। एफ वो एफ ब्लॉक भी आ रहा है तुम्हारा, तो एक्टिनोइड भी आ रहा है ना, एक्टिनोइड्स कटा है, लैंथेनोइड्स आ रहे हैं। लैंथेनोइड्स आ रहे हैं, एक्टिनोइड्स। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल याद रखिए। ब्रास किसका अलॉय है? कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर टिन और मिक्स मेटल भी था शायद उसमें, लैंथेनोइड, ठीक है, ये रफ कर दिया, मिटा दो। नेक्स्ट तो अब डीएनएफ से डरना छोड़ दोगे। डिस्प्रपोर्शनेशन ऑक्सीडेशन, इतना बोर कर दिया है तो छोड़ ही दूंगा, डीएनएफ भी छोड़ दूंगा। अच्छा सर इसको सब कुछ आता होगा। हाँ वो दिखाएगा नहीं। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर एक बार बढ़े एक बार कम हो, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर 6 MnO4 मैंगनीज में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 6 और MnO4 -2 था, और -1 में +7 और ये लिख लो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन। अच्छा ये तो आ नहीं रहा, कंपाउंड्स नहीं आ रहे, पर कंपाउंड से पहले कंपाउंड से पहले ये कर लो, लिख लो। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है एक चीज ऑक्सीडाइज हो और वही चीज रिड्यूस भी हो। जैसे मैंगनीज यहाँ पे +6 में है तो +7 में जा रहा है और +4 में जा रहा है, तो इसकी रिएक्शन लिख लो जल्दी से। एक और डिस्प्रपोर्शनेशन आई थी, वो किसकी थी? कॉपर की, बहुत इजी थी। Cu+ goes to Cu2+ and Cu। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लिख चुके हैं 8.9, हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे बढ़े, खत्म हो गया लैंथेनॉइड। लैंथेनोइड हो जाएगा तो खुद कर लेंगे। सर, हो जाएगा कोई इजी है। हो गया, 5 मिनट है, 5 मिनट दूंगा उससे बाद। सर हम लैंथेनोइड आते हैं, एक्टिनोइड। अच्छा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट लैंथेनॉइड की केमिस्ट्री में भी आता है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बस करा दूंगा, इसमें वैसे ज्यादा आता ही है, हमें ये याद रखना है कौन +2 +3 +4 और D0 D5 D10 में कौन है, बस ये याद रखना। तो F0 F14 और इतना ही याद रखना है इसमें से। तो F0 वाले एलिमेंट्स ये लिस्ट में बना रहा हूँ, रेडीमेड तुम्हें बस ये याद करके जानिए। F0 में कौन है? F0 में है लैंथेनम 3+। सीरियम 4+ है ना, नहीं, ग्लोबल गैस सेंट्रीफ्यूगेशन। सीरियम 4+ F0 में, लैंथेनम 3+। सर नेक्स्ट पेज देख लो 229 वाला। चलो मान लेते हैं लैंथेनम 3+ और फिर आते हैं F7 पे। F7 पे we have टर्बियम 4+, मतलब ये सब आने के चांसेस कम है, बस ये याद कर लेना, ठीक है। अगर आएगा तो ज्यादा से ज्यादा ये आ जाएगा। और 3+। सर ये वाला टेबल देख लो, टेबल बताओ कौन सा टेबल? टेबल 8.9। ठीक है, तो F0 में है लैंथेनम 3+, ठीक है, यूरोपियम 7 में लैंथेनम 3+ है F0, ठीक है। सीरियम 4+ हमने लिख लिया ना, ठीक है, ये F0 हो गया। उसके अलावा हमारे पास आते हैं F7 में गैडोलिनियम Gd 3+, ठीक है, और टर्बियम भी है, हाँ सर, ये है टर्बियम का टर्बियम 4+, ठीक है, F7 में आ गया। यूरोपियम और फिर बस यही है। F14 में F14 में सिर्फ Lu 3+ और F14 में 2+ नहीं होगा। ट्राइटर्बियम YB2+। YB2+ और F14 में बाकी सारे लिस्ट में है। यूरोपियम 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 2+ F7, ठीक है, नोट कर लिए ये सारे।
F0 वाले ये हैं लैंथेनम और सेलियम, F7 वाले ये हैं यूरोपियम 2+, गैडोलिनियम 3+, टर्बियम 4+, और F14 वाले वाइटर्बियम 2+ और ल्यूटेनम 3+। नोट कर लिए? नेक्स्ट तो किसी ने नोट कर लिया उससे ले लेना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन, why lanthanoid resemble calcium? देखो, why lanthanoid resemble calcium in their chemical properties? क्योंकि इसकी फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन कैल्शियम के बराबर है, 600 किलोजूल पर मोल और 1200। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके सिमिलर होती है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी सिमिलर होती है, ठीक है। Why lanthanoid Resemble calcium. Why lanthanoid resemble calcium in chemical property? in their chemical property? Because they have their first and second ionization are similar to that of calcium. ये तो जैसे कि lanthanoid की chemical property एल्युमिनियम से भी सिमिलर होते हैं, because next why lanthanum are similar to, why increasing atomic numbers of lanthanum are similar to aluminium? मतलब जो जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, कैल्शियम से ज्यादा सिमिलर किससे हो जाते हैं, एल्युमिनियम से। क्वेश्चन लिखो, why lanthanum resembles aluminium? heavier lanthanoids, heavier meaning, sorry क्या बोलेंगे, how लिख लो, how lanthanoids resemble aluminium? कुछ lanthanoid aluminium से resemble करते हैं because they show +3 oxidation state just like aluminium. तो कुछ लैंथेनॉइड कैल्शियम से सिमिलर है और कुछ एल्युमिनियम से। कैल्शियम से क्यों है? क्योंकि आयनाइजेशन का सम या आयनाइजेशन जो होती है कैल्शियम जितनी है। और लैंथेनॉइड से क्यों है? बिकॉज दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विद लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। ये इसका देख लिया क्वेश्चन, कितने हो गए? सर बस में बहुत बेहतर है। ठीक है, एक ये टेबल घर पे जाके बनाना है, जरूर लिख लेना। टेबल हम फिगर 8.7 ये रिएक्शंस है, अगर आ जाए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन Ln + Cl2 तो तुम्हें आना है LnCl3, क्योंकि एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। अच्छा, वाटर के साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है? AlOH3, इसका बनेगा LnOH3। अच्छा, ऑक्साइड क्या होती है एल्युमिनियम की? Al2O3, इनकी बनेगी Ln2O3। मेटल्स है तो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे एसिड के साथ, और सल्फाइड होगा तो Al2S3 की तरह इसका फॉर्मूला बनेगा La2S3। यहाँ पे नाइट्राइड एल्युमिनियम की 3+ होती है और नाइट्रोजन की -3, तो फॉर्मूला क्या बनता है? Aln, इनका बनेगा Ln नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, और लास्ट बस इसमें +4 दिखा रहे हैं, +4 इसमें क्या दिखा रहे हैं? कार्बाइड 4 2 +2 दिखा, +4 दिखा रहे हैं, +4 कार्बाइड समझ जाओ। अच्छा, कार्बाइड्स जो बनते हैं इनके फॉर्मूले के Ln3C, ये सब कुछ छोड़ दो, इतने सारे अलग अलग। ठीक है, बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट, व्हाट इज मिक्स्ड मेटल? खत्म, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिक्स्ड? मिक्स्ड मेटल होता है 95% लैंथेनॉइड और 5% आयरन, एंड इट इज यूज्ड टू मेकिंग गोलियां बनाने के गन की, ठीक है, फ्लिंट के काम। ठीक है, इसलिए फिर इंटरेस्ट है। हां सर, इनके यूजेस आएंगे मतलब लर्न नहीं, करना बस पड़ेगा। ये लास्ट अलॉय। ठीक है, खत्म। मिक्स्ड मेटल इज 95% iron, 95% lanthanide and 5% iron with traces of sulfur, carbon, calcium। अब तो नहीं बोलोगे DNF करा दो सर, अगर कोई आपसे बोले तो कभी भी नहीं बोलेंगे। उसको वीडियो दिखा दो।